हमें मॉडल सुनना आ रहा है? यस सर। तो ठीक है, मैं अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा रहा था। अल्टरनेटिंग करंट में मैं ज़्यादातर बातें पढ़ा चुका हूँ। अब थोड़ा बड़ी बात बची है, वो आधे घंटे में हो जाएगी। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अब आपको मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा। पावर कंज्यूम इन एन एसी सर्किट। एसी सर्किट में कितनी पावर कंज्यूम होती है, ठीक है ना, मतलब कितनी पावर वेस्ट होती है। ठीक, इसी में आपको मैं बताऊंगा इंस्टेंटेनियस पावर, वर्चुअल पावर, एक्चुअल पावर, ठीक है ना, पीक पावर, ये सारी बातें बताऊंगा। उसी बताते समस्या बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात मैं आपको बताऊंगा पावर कंज्यूम ने एसी सर्किट और कितने तरह के पावर हैं ये बताएंगे। उसके बाद हम आपको इसी में बताएंगे वॉटलेस एंड वर्कफुल करंट, ठीक है ना। वॉटलेस करंट क्या है और वर्कफुल करंट क्या है ये बताएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको हम बताएंगे इसी में कि क्या कहते हैं पावर फैक्टर एक बार फिर से बता देंगे, VRMS और IRMS के टर्म में भी पावर फैक्टर बता देंगे। पीक क्या कहते हैं VRMS पावर और एक्चुअल पावर के टर्म में भी पावर फैक्टर बता देंगे, ठीक है ना। फिर आपको चोक कॉइल बताएंगे, ठीक है ना, और चोक कॉइल के बाद आपको LC ऑक्सीलेशन बता के आज का हम काम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो एक एक बात को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि पावर कंज्यूम्ड इन एन AC सर्किट। पावर कंज्यूम्ड इन एन AC सर्किट हम बताने जा रहे हैं, खूब गौर से देखिए। पावर कंज्यूम्ड इन एन AC सर्किट अच्छे से देखिए। अगर कोई अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है, गौर से देखिए, तो उसमें अगर करंट है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और मान लीजिए पोटेंशियल V है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है ना। हमने ऐसा अल्टरनेटिंग वोल्टेज एज्यूम किया जो करंट से लीड कर रहा है 5 फेज एंगल से, ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब किसी इंस्टेंट पे पावर कितना होगा, किसी इंस्टेंट पे पावर होगा V इंटू आई, इतना तो आप समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा V0 I0 साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इसको माइनस में मान लीजिए कि वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पे पावर कितना हो जाएगा V0 I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। हमने ऐसा अल्टरनेटिंग करंट एज्यूम किया जिसमें पोटेंशियल जो है करंट से 5 फेज एंगल से लैग कर रहा है, एज्यूम कर लिया। अब ये आपका पावर हो गया VI, ठीक है ना। ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर हो गया, किसी भी इंस्टेंट पे पावर, ठीक है। तो अब आप देखिए एवरेज पावर जो कंज्यूम करेगी, ये तो पीक I0 और V0 तो पीक वैल्यू है। सुन लीजिए, I0 V0 तो पीक वैल्यू ऑफ द पावर होगी, पावर की पीक वैल्यू, ठीक है ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि I0 V0 होगी पीक वैल्यू ऑफ पावर। सुन लीजिए, पीक वैल्यू ऑफ पावर होगी I0 V0 और V0 बाई रूट टू I0 बाई रूट टू, ये हो जाएगा RMS पावर। अगर RMS पावर पूछ दे तो I0 बाई रूट टू इंटू V0 बाई रूट टू, ठीक है ना। यानी IRMS इंटू VRMS क्या होगा, VRMS पावर, ठीक है। VRMS पावर क्या होगा IRMS इंटू VRMS, और उसका पीक पावर क्या होगा I0 इंटू V0, ये पीक पावर होगा। और इंस्टेंटेनियस पावर ये होगा, मतलब किसी इंस्टेंट पे जो पावर है, ठीक है। अब मैं आपको एवरेज पावर बता रहा हूँ या एक्चुअल पावर बता रहा हूँ या पावर कंज्यूम से हमारा जो मतलब होता है वो मैं बता रहा हूँ कि क्या एवरेज पावर होगा क्या एक्चुअल पावर होगा, ठीक है ना। VRMS इंटू IRMS, इसको वर्चुअल पावर कहते हैं, इसको वर्चुअल पावर कहते हैं। VRMS इंटू IRMS क्या कहते हैं, वर्चुअल पावर। और V0 इंटू I0 को क्या कहते हैं, पीक पावर, ठीक है ना। और V इंटू I को क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, इसी इंस्टेंट पे जो पावर है। सब टर्म्स आपको वर्चुअल पावर कितना है? एक्चुअल पावर मतलब एवरेज पावर, और वर्चुअल पावर जो है IRMS पावर, यानी VRMS इंटू IRMS, ये आपका वर्चुअल पावर है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए एवरेज पावर निकालना है, तो एवरेज पावर बराबर कितना होगा, इसको पूरा एक एवरेज पावर निकालेंगे तो पूरा एक टाइम पीरियड में निकालेंगे, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए,
तो इंटीग्रेट करेंगे तो v0 I0 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और टाइम लिमिट पुट कर दीजिए t बराबर 0 से t बराबर कैपिटल टी तक, मतलब पूरा टाइम है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस सर। और अपॉन टोटल टाइम पीरियड टी पुट कर दीजिए। बात समझ में आई? तो ये आपका हो गया एवरेज पावर। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करके निकालेंगे, इसको निकाल लेंगे इंटीग्रेट करके, तो बड़ी बात नहीं, निकल जाएगा सब। इतना ध्यान दीजिएगा कि एक कंप्लीट साइकिल में अगर साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, ठीक है ना। अगर एक साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन को एक कंप्लीट साइकिल में इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। ये ध्यान देकर इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो एवरेज पावर आ जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ये आप याद कर लीजिए। अगर कुछ नहीं दिया है, सिर्फ पूछेगा पावर कंज्यूम, तो आप भी पावर कंज्यूम बोल देगा तो इसका मतलब होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ये हो गया पावर कंज्यूम। ये आपका एवरेज पावर है। ये आपका कौन सा पावर है? एवरेज पावर या रियल पावर। और पावर कंज्यूम से हमारा मतलब यही होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। इसके अलावा अगर इस तरह का टर्म इस्तेमाल कर दे कि पीक पावर, तो V0 इंटू I0। अगर बोल दे कि IRMS पावर या वर्चुअल पावर, VRMS इंटू IRMS। अगर इंस्टेंटेनियस पावर एट टाइम t बराबर दिस, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया एवरेज पावर, जिसको मतलब हम पावर से मतलब हमारा जो होता है, मूल मतलब जो पावर से होता है वो कितना पावर एसी सर्किट अपने आप में वो करेगा। VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, जिसमें कॉस फाई क्या है? पावर फैक्टर। कॉस फाई क्या होता है? पावर फैक्टर। तो इतनी बात हो गई। तो अब आप देखिए, मैं पावर फैक्टर आपको पहले बता ही चुका हूं। पावर फैक्टर कॉस फाई क्या होता है? R/Z। इम्पीडेंस ट्रायंगल से आपको मैं पहले दिखा ही चुका हूं पहले क्लास में। तो अब आप देखिए, नेक्स्ट चीज देखिए, पावर फैक्टर को यहां से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। पावर फैक्टर को यहां से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? एक्चुअल पावर एंड वर्चुअल पावर। एक्चुअल पावर और वर्चुअल पावर का जो रेशियो है उसी को हम पावर फैक्टर कहते हैं। cos फाई इज इक्वल टू एक्चुअल पावर। एक्चुअल पावर क्या है? VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई अपॉन वर्चुअल पावर कितना है? VRMS इंटू IRMS। ये कट जाएगा। यस सर। तो पावर फैक्टर आपका क्या आ जाएगा? रेशियो ऑफ वर्चुअल पावर अपॉन एक्चुअल पावर। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। यार तो कट ही गया सर, बिल्कुल। अरे cos फाई ऊपर वाले में बचा ना, तो cos फाई बराबर cos फाई। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। उसको इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। रेशियो ऑफ वर्चुअल पावर अपॉन रेशियो ऑफ एक्चुअल पावर अपॉन वर्चुअल पावर। ये भी पावर फैक्टर के बराबर होता है। पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल पावर एंड वर्चुअल पावर, ठीक है ना। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कॉस फैक्टर इज इक्वल टू R/Z, इम्पीडेंस ट्रायंगल से, वहां भी आपको दिखाया था। बात समझ में आ गई? तो अब एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, जिसको कहते हैं चोक कॉइल। चोक कॉइल क्या होता है, इसका क्या पर्पस होता है और इसका क्या यूज होता है, इतनी बात मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप ये बताइए कि चोक कॉइल होता क्या है। चोक कॉइल क्या होता है बताइए। चोक कॉइल क्या होता है बताइए। क्लास 9 10 नहीं पढ़ाया जाता है, बताइए। चोक कॉइल क्या होता है बताइए। देखिए, चोक कॉइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम एसी सर्किट को कंट्रोल करते हैं। एसी सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है उसको कंट्रोल करने के लिए जिस कॉइल का इस्तेमाल करते हैं या जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसी को चोक कॉइल कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई? आपने देखा होगा ट्यूबलाइट्स में चोक लगे रहते हैं, तो उनका पर्पस क्या होता है? एसी करंट को कंट्रोल करना, ठीक। अब डीसी करंट को कंट्रोल करने के लिए चोक नहीं लगता। पुराने स्टाइल की ट्यूबलाइट थी, अब तो एलईडी आ गई, लेकिन पुराने स्टाइल की ट्यूबलाइट थी में चोक नहीं लगा रहता था। चोक रहती है इसको। अरे ट्यूबलाइट के कॉर्नर पे जो ऐसे अरे ऐसे ट्यूबलाइट ऐसे मान लीजिए ऐसे है आपकी, इस तरीके से ट्यूबलाइट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका एक लगा नहीं रहता था चोक। हाँ, चोक खराब हो गया ऐसे। हाँ, वो चोक होता क्या है, उसका पर्पस क्या है? वो एक इंडक्टर को डिब्बे टाइप का रहता था ना। हाँ, उसका पर्पस क्या है? वो एक इंडक्टर होता है, उसके अंदर एक इंडक्टर होता है
एक ऐसा कॉइल होता है जिसका इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उसी को चोक कॉइल कहते हैं। एक कॉइल होता है जिसका इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। पुरानी फैशन की ट्यूबलाइट में आपने देखा होगा लगा रहता है, उसी को चोक कॉइल कहते हैं, ठीक है ना। और चोक का बेसिक पर्पस क्या है? चोक का बेसिक पर्पस है कि अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में हम करंट को कंट्रोल करें, ठीक है ना। डीसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे? रोस्टेट का। रेजिस्टेंस को वेरी करते थे और डीसी सर्किट में हम करंट को कंट्रोल करते थे। लेकिन एसी सर्किट में वो काम कौन करता है? चोक कॉइल। कैसे करते हैं? अरे बता रहे हैं, सुनिए, धीरे धीरे हम सारी बात बोल रहे हैं, सुनते जाइए पहले। तो जो कंट्रोल करता है उसको कहते हैं चोक कॉइल, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि चोक कॉइल की जरूरत क्यों पड़ी। चोक कॉइल की जरूरत इसलिए पड़ी कि करंट को कंट्रोल भी करे लेकिन एनर्जी का लॉस भी कम हो, ठीक है ना। करंट को कंट्रोल भी कर ले और एनर्जी का लॉस भी कम हो, वो इंस्ट्रूमेंट है चोक कॉइल। फिर से सुनिए शुरुआत से। डीसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते थे उसको रोस्टेट कहते थे। रोस्टेट में हम क्या करते थे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा करते थे। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज़्यादा करने से भी करंट कंट्रोल होती है, लेकिन क्या होता है, सर्किट में अधिक रेजिस्टेंस आ जाने की वजह से पावर लॉस भी बढ़ जाता है। करंट कंट्रोल तो होती है लेकिन पावर लॉस भी बढ़ जाता है। लेकिन चोक कॉइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एसी सर्किट को कंट्रोल तो कर लेते हैं लेकिन पावर लॉस बहुत कम होता है। वो कैसे, मैं समझाने आ रहा हूँ। बात समझ आ गई? वो कैसे, मैं समझाने आ रहा हूँ। देखिए इधर देखिए, इधर देखिए। ऐसा है कि चोक कॉइल को हम डीसी में इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि चोक कॉइल एक ऐसा कॉइल है इसका इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है और रेजिस्टेंस बहुत कम। तो इंडक्टेंस ज़्यादा होने से डीसी में इसका कोई मतलब बनता नहीं, ठीक है। तो अब ये कैसे करता है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। चोक कॉइल को लगा दिया तो चोक कॉइल को लगाने की वजह से क्या हो गया, सर्किट का जेड बढ़ गया। सर्किट का जेड कितना होगा? √R+R², जहां R क्या है, सर्किट का पुराना रेजिस्टेंस, और R क्या है, चोक कॉइल का रेजिस्टेंस, ठीक है। और प्लस ω/L², जहां ओमेगा सर्किट की एसी की फ्रीक्वेंसी है और L चोक कॉइल का इंडक्टेंस है। सर हम लोग रियोस्टेट का यूज इसमें कर सकते हैं, जैसे इसका यूज तो हम डीसी में नहीं कर सकते हैं लेकिन रियोस्टेट का यूज हम डीसी में कर सकते हैं। तो रियोस्टेट का यूज एसी में किया जा सकता है कि नहीं? रोस्टेट का यूज एसी में क्यों नहीं किया सकता, लेकिन उसमें दिक्कत ये आएगी, करंट तो कम होगी लेकिन पावर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा रोस्टेट से। एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है ना। तो चोक कॉइल वो अरेंजमेंट है कि हम एसी को कंट्रोल भी कर लेते हैं, करंट को कंट्रोल भी कर लेते हैं लेकिन पावर लॉस कम होता है। कहने का मतलब ये है। तो पावर लॉस कैसे कम होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए चोक कॉइल का जो इंडक्टेंस होगा, जो अगर चोक कॉइल लगा दिया गया और चोक कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत कम है और इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है, ऐसे कॉइल को चोक कॉइल कहेंगे। अगर चोक कॉइल सर्किट में लगा दिया गया तो सर्किट का इंपीडेंस कितना हो जाएगा? देखिए जब तक सर्किट का इंपीडेंस हो जाएगा √R+R² + ω/L²। बात समझ में? तो चूंकि चोक कॉइल का इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है यानी L की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उससे सर्किट का इंपीडेंस यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी इफेक्टिव अपोजिशन यानी नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इंपीडेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से करंट घट जाएगी, इसकी वजह से करंट क्या होगी? घट जाएगी। लेकिन एक बात और भी है कि करंट तो घटा देगा लेकिन चोक कॉइल एक कॉइल ही है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ पावर लॉस भी होगा। तो चूंकि इस चोक कॉइल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है इसलिए पावर लॉस भी बहुत कम होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। पावर लॉस जो होगा वो क्या होगा? VRMS × IRMS × cos phi, ठीक है ना। और cos phi क्या होता है? R/Z, ये ना cos phi है, मैंने पहले आपको बताया cos phi R/Z। तो मैंने बताया चूंकि इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है इसलिए Z की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और रेजिस्टेंस ऑफ द चोक कॉइल बहुत कम है यानी R/Z की वैल्यू नियरली टेंडिंग टू क्या है? 0। मैंने बताया चोक कॉइल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है चोक कॉइल का, और चूंकि इंडक्टेंस ज़्यादा है इसलिए इंपीडेंस बहुत ज़्यादा है। और इस वजह से R/Z की वैल्यू बहुत कम है और R/Z ही क्या होता है? पावर फैक्टर। तो पावर कंज्यूम्ड इन द चोक कॉइल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 और चोक कॉइल का चूंकि इंपीडेंस बहुत ज़्यादा है
इसलिए चोक कॉयल इसी करंट को काफ़ी लोअर कर देता है। बात समझ में आई? एक बार नेट शेल में मैं जल्दी जल्दी सारी बातें फिर से बोल रहा हूँ और इसी समय तैयार करने की कोशिश की है। चोक कॉयल एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी मदद से हम एसी सर्किट की करंट को घटाते या बढ़ाते हैं। बात समझ में आ गई? ये एक ऐसा कॉयल है। दूसरी बात, ये एक ऐसा कॉयल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम और इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है। बात समझ में आई? तो इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम और इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो अगर इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है तो सर्किट का इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इम्पीडेंस ज़्यादा हो गया तो सर्किट में से करंट को उसने कंट्रोल कर लिया, ठीक है ना। और पावर लॉस क्या होता है, मैंने अभी प्रूफ करके दिखाया इसके पहले आपको। पावर लॉस इन सर्किट क्या होता है, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, और cos फाई R/Z है। तो चूंकि चोक कॉइल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है और इंपीडेंस बहुत ज्यादा है तो R/Z या पावर फैक्टर नियरली इक्वल टू 0 है, यानी पावर लॉस इन द चोक कॉइल टेंडिंग टू 0 है। इस तरीके से चोक कॉइल क्या करेगा कि इस तरह से चोक कॉइल क्या करता है कि पावर कम कंज्यूम करेगा, पावर लॉस कम होगा और एसी करंट को कंट्रोल भी कर लेगा। ये चोक कॉइल का मतलब है। बात समझ में आ गई? अब एक बात आप और देख लीजिए जिसको कहते हैं LC ऑक्सीलेशंस, और उसके बाद आज का आप बंद कर दीजिए। वॉटलेस एंड वर्कफुल करंट, हाँ ये भी बता दे रहे हैं इसी में। देखिए ऐसा है कि अगर पोटेंशियल नेट पोटेंशियल ऐसे है, नेट पोटेंशियल ऐसे है और नेट करंट ऐसे है किसी LCR सर्किट में, वॉटलेस या वॉटफुल करंट हम बता रहे हैं, वॉटलेस या वॉटफुल वर्कफुल करंट हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए किसी LCR सर्किट में करंट को हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया और पोटेंशियल डिफरेंस को हमने नेट, देखिए LCR सर्किट में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो है 90 डिग्री पे तो होगा नहीं, ठीक है ना। LCR सर्किट में अगर करंट को आपने इधर प्लॉट किया तो पोटेंशियल इन C इधर होगा, और अगर सीरीज LCR सर्किट है तो, और पोटेंशियल इन C इधर होगा और पोटेंशियल इन L ऊपर होगा और पोटेंशियल इन R इधर होगा। बात समझ में? और इसी डायरेक्शन में करंट भी होगा अगर सीरीज LCR सर्किट है तो अब देखिए नेट पोटेंशियल जो इसका होगा वो क्या होगा, ये होगा VL माइनस VC। बात समझ में? यस सर। VL माइनस VC अगर इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट है तो VL माइनस VC, ठीक है ना। तो अब नेट नहीं, VL माइनस VC इधर है, सॉरी VL माइनस VC इधर है, ठीक है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। अब ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल दोनों परपेंडिकुलर है तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल क्या होगा, अंडर रूट ऑफ VL माइनस VC होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ये सब बात पहले हो चुकी है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो नेट अप्लाइड पोटेंशियल और करंट के बीच जो एंगल होगा उसी को तो हम फेज एंगल कहते हैं, उसी को हम फेज एंगल कहते हैं। यस सर। बोलो भाई। यस सर। तो आप अगली बात देखिए, मैं आपको क्या बता रहा था, मैं वॉटलेस पावर, हाँ वॉटलेस करंट और वॉटफुल करंट। तो वॉटलेस करंट वो करंट है, जैसे मान लीजिए करंट का ये कंपोनेंट इधर देखिए, करंट अगर करंट एक्स एक्सिस पे फ्लो कर रही है तो करंट का वो कंपोनेंट यानी I cos फाई जो कि इसके डायरेक्शन में है वोल्टेज में, वही केवल वर्कफुल करंट होगी, वही करंट काम करेगी, ठीक है ना। और करंट का वो कंपोनेंट जो पोटेंशियल के परपेंडिकुलर है यानी कि I sin फाई, वो क्या होगी, वॉटलेस करंट होगी, ये वर्कलेस करंट होगी। इसमें कुछ भी पावर कंज्यूम नहीं होगा, इस करंट में कुछ भी पावर कंज्यूम नहीं होगा। और जो करंट का कंपोनेंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्शन में होगा उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, केवल वही वॉटफुल करंट होगी और वही उसी से काम होगा और जो उसी में पावर कंज्यूम होगा। और जो करंट का कंपोनेंट पोटेंशियल के परपेंडिकुलर होगा वो वॉटलेस करंट होगी, उसमें कुछ भी पावर कंज्यूम नहीं होगा। देखिए मैं आपसे बताऊं कि अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है या प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच एंगल कितना होता है, फाई। अगर प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है ना, पहले प्रूफ करके दिखा चुके हैं, इसके पहले के वीडियो में है। तो अगर प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो पावर कंज्यूम कितना होगा, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, यानी कि cos फाई मतलब cos 90, तो नेट पावर कंज्यूम 0 होगा। यानी प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होता, बात सुनिए, क्योंकि पावर फैक्टर क्या होता है, 0 होता है, पावर फैक्टर cos फाई होता है।
और पावर फैक्टर 0 कब होगा? जब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का एंगल 90 होगा। तो उसी से वॉटलेस करंट और वर्कफुल करंट को आप समझ लीजिए। समझ गए? बोलिए। यस सर। ये बात दिमाग में आ गई। अब एक छोटा सा डिस्कशन और करेंगे। लेकिन इसमें जो वॉटलेस करंट है, हाँ। उसमें 90 डिग्री किसे करंट का कौन सा है? तो 90 डिग्री तो जैसे करंट आपने यहाँ प्लॉट किया, हाँ। एक्स एक्सिस पे आपने करंट प्लॉट किया, तो वाई एक्सिस पे वीआर और वीसी होगा, और एक्स एक्सिस पे अगर करंट ड्रॉ किया और एलसीआर सीरीज सर्किट है तो एक्सी एक्सिस पे वीआर भी होगा, एक्सी एक्सिस पे वीआर भी होगा। बात समझ में आ गई? तो एक्स एक्सिस पर वीआर होगा और वाई एक्सिस पे क्या होगा? एक्सएल माइनस वीएल माइनस वीसी। वाई एक्सिस पे क्या होगा? वीएल माइनस वीसी। अगर ये इंडक्टिव बाउंडेड सर्किट है तो नेट पोटेंशियल ये हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल के डायरेक्शन में जो करंट होगी वही वर्कफुल करंट होगी, और नेट पोटेंशियल के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट होगी वो करंट वॉटलेस करंट होगी। वॉटलेस होने के लिए इसको परपेंडिकुलर टू द हाँ, जब उसके परपेंडिकुलर होगा तो पावर फैक्टर 0 हो जाएगा ना। तो पावर कंज्यूम क्या होगा? वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कॉस फाई। और जब परपेंडिकुलर करंट की होगी उसका पावर फैक्टर 0 हो गया, तो नेट पावर कंज्यूम 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आप एक छोटी सी बात आप और देख लीजिए, एलसी ऑक्सीलेशन, और उसके बाद केवल 1-2% की बात बची है। वो बात मैं कभी भी बता दूंगा, कल से न्यूमेरिकल आप लोग स्टार्ट हो जाएंगे। बची क्या है? नहीं, 1-2% बात, जैसे वो बात अक्सर आता नहीं एग्जाम में, लेकिन हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। जैसे आप शुरुआत में सिलेबस लिखवाए थे। नहीं सुनिए, वो छोड़िए, मेरे दिमाग में है वो, सिलेबस लिखवाने की जरूरत नहीं, दिमाग में रहता है। सुनिए, उसको बंद कर दिए। हम बताएं कि आपका जो है क्या कहते हैं, अभी 1-8% बात बची है, बहुत सिंपल बात, 15-20 मिनट में हो जाएगी। तो कल से, लेकिन हम इस बात के लिए वेट नहीं करेंगे, कल से आप लोग आइए, सवाल लगाइए, और उसी सवाल के दौरान हम लोग बता देंगे। ठीक है ना? सवाल के दौरान बताएंगे, अब वेट नहीं कर पाएंगे, कल से प्रॉब्लम्स लेंगे। ठीक है ना? कल से न्यूमेरिकल्स कम से कम 30 न्यूमेरिकल्स रेडी, और वही न्यूमेरिकल आप रिवाइज करिए। कोई किताब न पढ़िए, सिर्फ मेरी वीडियो देखिए, सिर्फ मेरी बात सुनिए, और सवाल जो सेट बताए हैं एग्जाम आइडिया और सवाल से, उसी से लगा के उसको दोहराइए, उसी पैटर्न में सब आएगा। और 3-4 जो टॉप मोस्ट स्कूल है उनके प्री बोर्ड के सोल्यूशन का बस बात खत्म। इससे ज़्यादा हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, टाइम ही नहीं है। ठीक है? तो अब नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट चीज आप देखिए जो मैं समझाने जा रहा हूं, एलसी ऑक्सीलेशंस। एलसी ऑक्सीलेशन देखिए, ऐसा है कि अगर कोई इंडक्टिव और कैपेसिटर सर्किट है, अगर कोई कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट है, जैसे इंडक्टिव है और ये कैपेसिटिव है, ये सर्किट है, इस सर्किट में मान लीजिए कोई एसी सोर्स लगा हुआ है। ठीक है ना? पहले मान लीजिए कि इस सर्किट में हमने किसी डीसी बैटरी से इसमें करंट मतलब हमने करंट इसमें फ्लो कराई। ठीक है ना? तो क्या होगा, ये फुल चार्ज हो जाएगा। ठीक, ये फुल चार्ज हो जाएगा। और अगर डीसी करंट है यानी ओमेगा 0 है, यानी इसके द्वारा कोई रेजिस्टेंस होगा ही नहीं। बंद कर दिए फोन, इसके द्वारा कोई रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, तो ये रहे चाहे ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शुरू में जब करंट फ्लो कराया तो ये चार्ज होगा। ठीक है ना? तो चार्ज करने के बाद हमने क्या किया, केवल एल और सी को छोड़ दिया, केवल एल और सी को छोड़ दिया, और जो एक्सटर्नल सोर्स था उसको हटा दिया। बात समझ में? तो जब एक्सटर्नल सोर्स को हटा दिया हमने, तो क्या होगा, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, और फिर क्या होगा, अल्टरनेटिवली इसमें से एनर्जी इसमें जाएगी, इसमें से इसमें जाएगी, इसमें से इतनी जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें से इतनी जाएगी। इस तरीके से एनर्जी ऑक्सीलेट करती रहेगी। तो इसमें से कैसे इसमें जाएगी? इसमें से तो वाली एनर्जी निकल के जाएगी, इसमें स्टोर थी। हाँ, फिर इंडक्टर में जाएगी। हाँ। इंडक्टर से कैसे इसमें जाएगी? अभी कैसे जाएगी उसको अभी मत डिस्कस करिए। यहाँ से आप एनर्जी का ऑक्सीलेशन होगा पीरियोडिकली, इसमें से इसमें एनर्जी आएगी और इसमें से इसमें एनर्जी आएगी। ठीक है ना? तो T/8 टाइम पीरियड में, इसको याद कर लीजिए, T/8, 3T/8 और 5T/8 सो ऑन अप टू। इस टाइम पीरियड में क्या होगा कि दोनों के अंदर इक्वली एनर्जी रहेगी, दोनों के अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहेगा। मान लीजिए फुल चार्ज करने में कैपेसिटर का वोल्टेज V हो गया, तो फुल चार्ज करने में कैपेसिटर का टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, 12CV²। टोटल पोटेंशियल हो गया 12CV²। जब इंडक्टर
सारी एनर्जी इंडक्टर में आ जाएगी तो इसकी ये कितना हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। इंडक्टर की एनर्जी कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है ना। और कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है, हाफ सी बी स्क्वायर। इनमें और इसमें एनर्जी का ऑक्सीलेशन होगा, इसमें से इसमें जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर इसमें से इसमें जाएगी, इसी को एलसी ऑक्सीलेशंस कहते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए टी, अगर इस एलसी ऑक्सीलेशन में जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। ये क्या है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये जी क्या है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक। ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ दिस एलसी सर्किट। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से इसका टाइम पीरियड पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो अगर t/8 टाइम पीरियड या 3t/8 टाइम पीरियड या 5t/8 टाइम पीरियड, इसको प्रूफ किया सकता है। अभी मैं प्रूव नहीं करूंगा, अभी न्यूमेरिकल लगाइए, कभी मूड बनेगा तो हम करके दिखा देंगे और ये बात भी बता देंगे, ठीक है। तो t/8, 3t/8, 5t/8 इस टाइम पीरियड में क्या होगा कि कैपेसिटर और इंडक्टर में इक्वल एनर्जी होगी, ठीक है। लेकिन t/4, 3t/4 इसको याद कर लीजिए, और 5t/4 इस टाइम पीरियड में क्या होगा, टोटल एनर्जी कैपेसिटिव होगी या टोटल एनर्जी इंडक्टिव होगी। इधर देखिए, फिर से सुनिए, सारी बात को ध्यान से देखिए। अगर सर्किट में एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर लगा है, अगर सर्किट में एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर लगा है और किसी एक्सटर्नल सोर्स से इसको हम चार्ज, पहले केस में हम लोग डायरेक्ट करंट फ्लो करवा रहे हैं। पहले ध्यान से सुनिए एक बात, इंडक्टर कैपेसिटर लगा है सर्किट में, हमने इसमें करंट फ्लो कराया बैटरी की मदद से, हाँ डायरेक्ट करंट। तो उस करंट की वजह से क्या होगा, डायरेक्ट करंट है तो ये तो कुछ करेगा नहीं, तो पड़ा रहेगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद जब हमने एक्सटर्नल सोर्स हटा दिया, बैटरी या सेल हटा दिया, तो क्या होगा, इसकी एनर्जी कैपेसिटर से करंट अल्टरनेटिवली, हाँ इसमें पहले हम डीसी लगाए थे और जब बैटरी निकाल लिए तो एसी फ्लो करने लगा। हाँ हाँ, तो फिर क्या होगा, इसमें से करंट इसमें जाएगी और इसमें से करंट इसमें जाएगी। यस सर। अल्टरनेटिवली इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑक्सीलेट करेगी, इसी को एलसी ऑक्सीलेशंस कहते हैं, ठीक है ना। इधर देखिए एलसी ऑक्सीलेशंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ये होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, ठीक है ना। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन होती है। अब एक बार आप और देखिए गौर से कि t/4 टाइम पीरियड, 3t/4 टाइम पीरियड और 5t/4 टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड में क्या होगा, इस टाइम पीरियड में क्या होगा बताइए, इस टाइम पीरियड में दोनों के अंदर इक्वल एनर्जी होगी, ठीक। इस टाइम पीरियड में t/8, 3t/8, 5t/8 इस टाइम पीरियड में दोनों के अंदर इक्वल एनर्जी होगी, और t/4, 3t/4, 5t/4 और so on up to इस टाइम पीरियड में दोनों के अंदर या तो कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल हो, या तो कंप्लीटली कैपेसिटेंस में एनर्जी होगी, या तो कंप्लीटली इंडक्टर में एनर्जी होगी। जब ऑक्सीलेशन होगा तो एनर्जी ट्रांसफर होगी ना, कैपेसिटर से इंडक्टर गई, इंडक्टर से कैपेसिटर गई, ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट होगा, तो एक ही बार में सारी एनर्जी मिलने चली जाएगी कैपेसिटर से इंडक्टर में। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड आपको पता है, तो इस टाइम पीरियड में क्या होगा कि दोनों के अंदर बराबर एनर्जी होगी, और इस टाइम पीरियड में क्या होगा कि सारी एनर्जी या तो कैपेसिटर में होगी या तो इंडक्टर में होगी। जब से शुरू किए उसके t/4 टाइम पीरियड के बाद, देखिए जब से शुरू किए उसके t/4 टाइम पीरियड के बाद सारी एनर्जी इसकी कैपेसिटर में, और t/8 टाइम पीरियड के बाद या तो सारी एनर्जी के, नहीं सुनिए आप, देखिए ध्यान से देखिए, पहली बात तो समझ गया कि इसको चार्ज किया, चार्ज करने के बाद एक्सटर्नल सोर्स हटा दिया, जब एक्सटर्नल सोर्स हटा दिया तो इसमें से एनर्जी इसमें और इसमें से एनर्जी इसमें अल्टरनेटिवली ऑक्सीलेट करेगी, इसी को एलसी ऑक्सीलेशन कहते हैं। यस सर। इस एलसी ऑक्सीलेशन का नेचुरल टाइम पीरियड ये होता है 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, ठीक है ना। अब देखिए ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसका टाइम पीरियड भी पता है, ठीक है। तो जो एनर्जी ऑक्सीलेट करेगी कैपेसिटर से इंडक्टर के बीच एक ही बार में ना सारी चली जाएगी। तो जब ये टाइम आएगा t/8, शुरुआत के t/8 में क्या होगा, आधी एनर्जी इसमें रहेगी, आधी इसमें रहेगी। यस सर। और t/4 में पूर्णतः या तो इसमें रहेगी, और t/4 ज्यादा है t/8 से, यानी जब और टाइम बीतेगा तो सारी एनर्जी इसमें रहेगी, या तो इसमें या तो इसमें। हाँ ने हाँ, t/8 के बाद इसमें, फिर 3t/4 अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो t/8 में दोनों में बराबर, रुकिए 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए इसमें q एनर्जी है शुरुआत में, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, t बराबर 0 से, है ना। तो t बराबर t/8 पे क्या होगा कि इसमें q/2 होगी
और उसमें भी Q/4 होगी। और T बराबर T/4 में उसमें Q इसमें होगी, Q होगी, इसमें 0 होगी। यस सर। और फिर इस तरह से ऑक्सीडेट करता है। 2T/4 में 3T/4 में फिर कैपेसिटर में पूरी एनर्जी आ जाएगी और इसमें 0 हाँ हो जाएगी। हाँ, फिर ऐसे ऐसे होता है। Yes. बात समझ में आ गई? यस सर। तो अब एक बात और इसमें से आपका पूछता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितनी हो सकती है इंडक्टर में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी? अगर फुल चार्ज करने पे इसका पोटेंशियल V है तो हाफ CV² कितना होगा? हाफ LI02। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पूछता है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट भी आप निकाल लेंगे। देखिए इधर देखिए, चार्ज करने के बाद आपको फुल वोल्टेज दे देगा, पूरा वोल्टेज कितना हुआ चार्ज करने के बाद। हाँ, कैपेसिटेंस का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता है। यस सर। फिर पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितनी हो सकती है, हाँ। तो हाफ LI02, मतलब पूरी एनर्जी जब चली जाएगी तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होगी। यस सर। तो वो भी आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसमें एक बात और भी होती है, ऑक्सीडेशन दो तरह का होता है। सर यहाँ का CV² टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ LI02। I0 मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अंदर उसी को हम निकाल लेंगे। निकाल लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी तब, ठीक है ना। Yes. अब दूसरी बात आप देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसी में ऑक्सीलेशन तो आप समझ गए, LC ऑक्सीलेशन की अल्टरनेटिवली एनर्जी इधर उधर जा रही है, कैपेसिटर से इंडक्टर में, इंडक्टर से कैपेसिटर में। लेकिन एक बात और भी होती है कि क्या कहते हैं, ऑक्सीलेशन दो तरह का होता है, एक होता है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, एक होता है अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन। तो क्लास 9-10 से ही आपको बताया जाता है कि डैम्प्ड ऑक्सीलेशन वो ऑक्सीलेशन है जिसमें डिसिपेटिव फोर्सेस होते हैं, जैसे फ्रिक्शन, ठीक है ना, एयर रेजिस्टेंस या किसी भी तरह का हिंड्रेंस ऑक्सीलेशन में अगर है तो उसको हम कहेंगे डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। डैम्प्ड ऑक्सीलेशन से मतलब ये है कि ऑक्सीलेशन की एनर्जी कंटिन्यूसली एनर्जी का लॉस होता रहता है, ठीक है ना। डिसिपेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व है तो एनर्जी का लॉस होता रहता है। आपने देखा होगा सिंपल पेंडुलम को आप ऐसे थोड़ा सा करके छोड़ दे तो ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, लेकिन ये थोड़ा है कि एक बार आप पिला दिए तो इनफाइनाइट टाइम तक ऑक्सीलेट करता रहेगा। उसका ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड घटता जाता है और कुछ देर बाद वो फिर उससे रुक जाता है। वो एम्पलीट्यूड क्यों घटता है? क्योंकि ऑक्सीलेशन के समय एनर्जी का लॉस होता है। तो एनर्जी का लॉस जिस वजह से होता है उसी को डिसिपेटिव फोर्सेस कहते हैं। फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, बहुत सी बातें हैं। वो क्या है? डिसिपेटिव फोर्स। हाँ, वो डिसिपेटिव फोर्स है। तो अब देखिए, दो तरह के ऑक्सीलेशन होते हैं, एक डैम्प्ड ऑक्सीलेशन होता है, एक अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन होता है। डैम्प्ड ऑक्सीलेशन वो ऑक्सीलेशन होते हैं जिसमें एनर्जी का कंटिन्यूसली लॉस होता है और एम्पलीट्यूड घटता जाता है। और अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन वो होते हैं जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। तो अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन में ऐसा हो भी सकता है कि एनर्जी का लॉस हो, लेकिन उतनी जितनी एनर्जी का लॉस हो उतनी ही अगर एक्सटर्नल सोर्स से उसको प्रोवाइड भी कर दिया जाए तो एम्पलीट्यूड मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। तो अनडैम्प्ड से मतलब मेरा बेसिकली यही है कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। और डैम्प्ड से मतलब है एम्पलीट्यूड वेरी करे। ग्राफ आपको बना के दिखाने को कहेगा तो ग्राफ ऐसे दिखा दीजिएगा। ये डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का ग्राफ है, एम्पलीट्यूड हमेशा सेम है, ठीक है ना। और ये अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन का ग्राफ है, पहले एम्पलीट्यूड बहुत तगड़ा, फिर घटा, फिर और घटा, फिर और घटा, घटते घटते रुक गया। ये डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का ग्राफ है ना, एम्पलीट्यूड घट रहा है और इसमें एम्पलीट्यूड सर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में कह सकते हैं वेयर नेट चेंज इन एनर्जी इज कांस्टेंट और इक्वल ऑल। हाँ, मतलब अनडैम्प्ड का मतलब ये है कि डैम्पिंग नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो डैम्पिंग नहीं हो रही है या तो डिसिपेटिव फोर्स है ही नहीं, और अगर डिसिपेटिव फोर्स है तो उतना ही फोर्स, उतनी ही एनर्जी हम बाहर से प्रोवाइड कर दे रहे हैं, मतलब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये बात मैं ख़त्म कर रहा हूँ और कट कर दिए वीडियो, और आपका AC ख़त्म ही है, ठीक है। 1% बात अगर बची होगी तो न्यूमेरिकल लगाते समय हम करेंगे, कल से कल क्वेश्चंस रहेंगे। कट करिए, फट से कट करिए तो